हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मीन्स की साबुन और अपमार्जक की। अब ये साबुन और अपमार्जक क्या हैं? सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। साबुन सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इनके पास जल में सफाई का गुणधर्म होता है। A soap is the sodium or potassium salts of a long chain carboxylic acids which has cleansing properties in water। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट सॉप्स के एग्जांपल्स हैं। सोडियम स्टीरेट का फार्मूला C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है और सोडियम पाल्मिटेट का फार्मूला C15H31COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है। ये सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट बनते कैसे हैं, आइए इसके बारे में पहले देखते हैं। सोडियम स्टीरेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टेरिक एसिड की ज़रूरत होती है। स्टेरिक एसिड का फार्मूला C17H35COOH है। जब इस स्टेरिक एसिड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में डाला जाता है तब क्या होता है? जैसे ही एसिड को बेस में डाला जाता है तो एसिड H पॉजिटिव आयन दे देता है और बेस में से सोडियम आयन्स जाकर एसिड से मिल जाते हैं और ये साबुन बना देते हैं। साथ ही यहाँ से वाटर निकल जाता है। इसी तरह सोडियम पाल्मिटेट बनाने के लिए हमें पाल्मिटिक एसिड की ज़रूरत होती है। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला C15H31COOH है। जब इस पाल्मिटिक एसिड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है तो ये एसिड भी H पॉजिटिव आयन दे देता है और बेस में से सोडियम आयन जाकर एसिड वाले पार्ट से मिल जाते हैं और साबुन बना देते हैं। ये एक तरह की बेस हाइड्रोलिसिस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साबुन बनता कैसे है। जिस प्रोसेस से या जिस रिएक्शन से साबुन बनाया जाता है उसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए बेस इज़ नॉन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आइए इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर ट्राई एस्टर और ट्राईग्लिसराइड जो कि ऑयल और फैट से लिया है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें साबुन मिलता है और साथ ही ग्लिसरॉल बन जाता है। साबुन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ऑयल कैस्टर ऑयल होता है। नेक्स्ट हम साबुन के मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि इसकी संरचना किस तरह की होती है। सोप मॉलिक्यूल के दो मुख्य भाग होते हैं जिसमें एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। साबुन का टेल वाला पार्ट कार्बन श्रृंखला से बना होता है और ये हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी होता है। हाइड्रोफोबिक दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब है जल और फोबिक का मीन्स है फोबिया यानी कि डर। तो कार्बन श्रृंखला जो है वो जल से दूर भागती है और ये तेल से ही क्रिया करती है। साबुन का हेड वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि ये जल रागी है। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो मीन्स जल, फिलिंग मीन्स वाटर लविंग। यह हेड वाला आयनिक भाग जल से क्रिया करता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेली संरचना बना देते हैं। हमारे कपड़ों में मैल या डस्ट पार्टिकल तेल कणों के रूप में होते हैं। अब सॉप मॉलिक्यूल का एक सिरा तेल कण की ओर तथा दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बन जाता है। जब ये मिसल बन जाता है तो ये मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यह मिसल किस तरह से हमारे कपड़ों को साफ करने में मदद करता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सॉप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स होते हैं और दोनों ही पार्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉप मॉलिक्यूल का जो पार्ट या सिरा जल में घुल जाता है उसे हम जलरागी कहते हैं तथा दूसरा सिरा जो कि हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है उसे हम जल विरागी कहते हैं। यानी कि ये सिरा जल से दूर भागता है इसलिए इसे जल विरागी कहते हैं।
जब साबुन वाटर के सरफेस पर होता है तो इसके मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जब ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इनका जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो जल के बाहर बना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, और उस बड़े मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इसके अंदर वाले हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा इस बड़े मॉलिक्यूल के सरफेस पर होता है, और इस तरह की संरचना को हम मिसेल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैल तेल के रूप में होती है वो मिसेल के सेंटर में इकट्ठी हो जाती है। यह मिसेल्स विलयन में कोलाइड के रूप में होते हैं और ये तैरते रहते हैं। जब कपड़ों के ऊपर बहुत सा पानी डाला जाता है तो ये मिसेल में तैर रहे मैल आसानी से हट जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन को जब पानी में डालकर इसका घोल बनाया जाता है तो ये बादलों की तरह दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन के मिसेल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉप्स की लिमिटेशंस की। साबुन कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर में कपड़े धोने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये है कि कठोर जल में ऐसा क्या होता है जिससे कि साबुन कपड़े धोने के लिए उपयोगी नहीं है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन लवणों के रूप में उपस्थित होते हैं। अब जब साबुन को कठोर जल में मिलाया जाता है तो ये उस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के आयनों से अभिक्रिया करता है। जब यह अभिक्रिया होती है तो उसके बाद एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। ये अघुलनशील पदार्थ एक्चुअल में मैल होती है और इसे स्कम भी कहते हैं। इस स्कम या मैल को हटाने के लिए हमें अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। आइए इसे हम अभिक्रिया के रूप में समझते हैं। इस अभिक्रिया में जब सोडियम स्टीरेट यानी कि सोप को हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो हार्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम आयन इस सोप में से सोडियम आयन को हटा देते हैं और यह कैल्शियम स्टीरेट बना देते हैं। यह कैल्शियम स्टीरेट एक लवण है और यह अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में जमा होता रहता है और ये अघुलनशील होता है। इसी अवक्षेप को स्कम यानी कि मैल कहते हैं। इसी तरह हार्ड वाटर में जब मैग्नीशियम आयन होते हैं तो ये भी साबुन के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं और ये उस साबुन में से सोडियम आयन को हटाकर मैग्नीशियम स्टीरेट यानी कि एक अवक्षेप बना देते हैं और यह भी मैल के रूप में जमा हो जाती है। कठोर जल में जब भी साबुन को मिलाया जाता है तो इस तरह की समस्या आती है। इस समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है? इसके लिए हम अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। डिटर्जेंट्स में सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। डिटर्जेंट्स का कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका फॉर्मूला है C12H25C6H4SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। डिटर्जेंट्स का स्ट्रक्चर भी साबुन की तरह ही होता है और डिटर्जेंट्स के भी दो भाग होते हैं। इसका पहला भाग लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बना होता है और ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी होती है। इसे नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग आयनिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी होता है और इस भाग को हम पोलर हेड भी कहते हैं। डिटर्जेंट्स भी कपड़ों पर उसी तरह क्रिया करते हैं जिस तरह से साबुन क्रिया करते हैं, परंतु डिटर्जेंट्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यह कठोर जल में भी सफाई के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। डिटर्जेंट्स को जब कठोर जल में मिलाया जाता है तो इनका जो अवेशित सिरा होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है।
और ये आसानी से कठोर जल में भी जाग बना देते हैं, जिससे कि ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू बनाने और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन की तरह ही अपमार्जक के भी हानिकारक प्रभाव हैं। अपमार्जक नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव अपघटनीय नहीं होते हैं। इनका अत्यधिक प्रयोग करने से नदियों, झीलों और अन्य स्रोतों का जल प्रदूषित हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपमार्जक जो हैं ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बने होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ब्रांच्ड यानी कि शाखित होती है और ये श्रृंखला सल्फोनिक अम्ल समूह और सोडियम लवण से जुड़ी होती है। ये अपमार्जक जब जल में पहुंचते हैं तो जल में उपस्थित सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अपमार्जकों की लंबी श्रृंखलाओं को आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं और उस वजह से ये अपमार्जक नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाते हैं और उससे प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।